Hello friends and students, welcome to Pooja Khatri's channel. So FSC Part 1 से आज हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज द बायोडाइवर्सिटी। तो सबसे पहले हम जान लें कि बायोडाइवर्सिटी कहते किसे हैं। ये टर्म जो है ये क्या रिफ्लेक्ट करता है। तो आप इस पिक्चर को देख सकते हैं, इसमें आपको डिफरेंट किस्म के ऑर्गेनिजम्स नजर आ रहे होंगे। बायोडाइवर्सिटी इज द वैरायटी ऑफ लाइफ। मतलब क्या है इसका कि हमें जो है अर्थ के ऊपर ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे, उसकी हमें वैरायटीज मिलती हैं। हर कोई ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से डिफरेंट होता है। तो क्लासिफिकेशन के ऊपर आ जाते हैं। क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन को टेक्सोनॉमी भी कहा जाता है। ये दरअसल में क्या है, टेक्सोनॉमी जो वर्ड है ये ग्रीक लैंग्वेज से ड्राइव किया गया है। टैक्सिस, टैक्सिस मीन्स व्हाट? टैक्सिस मीन्स अरेंजमेंट एंड नोमोस, नोमोस मीन्स लॉ अरेंजमेंट। तो पुराने इस टर्म से इसकी डेफिनेशन देख लें तो ये डिफाइन करता है टेक्निक्स ऑफ डिस्क्राइबिंग द नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज। मतलब क्या है कि ये वो टेक्निक है जिसके थ्रू हम ऑर्गेनिजम्स को डिस्क्राइब करते हैं, मतलब उनको आइडेंटिफाई करते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, उसकी नेमिंग करते हैं। अब नेमिंग का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो ऑर्गेनिजम्स क्लासिफाई किए जाते हैं उन ऑर्गेनिजम्स को प्रॉपर स्पेसिफिक या फिर हम कहें साइंटिफिक नेमिंग दी जाती है, जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होती है। और ऑर्गेनिजम्स को जो क्लासीफाई हम कर रहे हैं ना, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, वो किसकी बुनियाद पे कर रहे हैं? सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज के बुनियाद पर, कि वो एक दूसरे से रिजेम्बलिंग रखते हैं या नहीं रखते हैं। जो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ रिजेम्बलिंग रखते हैं उनको हम एक ग्रुप में रखेंगे, और जो रिजेम्बलिंग नहीं रखते हैं उनको अलग कर देंगे उनसे। अब सवाल आता है कि क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी और कौन कौन सी बेसिस हैं जिसके ऊपर हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि नीड्स क्या है क्लासिफिकेशन की। तो जैसे कि माना गया है कि अर्ली हिस्ट्री में जो ये एक बहुत बड़ी मतलब के बेनिफिशियल चीज है कि ऑर्गेनिजम्स की नॉलेज के हिसाब से कि कौन से प्लांट्स जो थे वो पॉइजनस थे, मतलब कि जहरीले थे, कि जिनको हम ऐसा एज अ फूड नहीं यूज कर सकते। जैसे कि आप लोगों ने मशरूम का एग्जाम्पल पढ़ा होगा। कुछ मशरूम्स हमारे लिए जो है ना वो जहरीली होती हैं, जो एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स के लिए भी या उनको खाने से उनकी डेथ भी हो सकती है। तरीके से था कि कौन कौन से एनिमल्स हैं जो डेंजरस हैं, यानी खतरनाक है हमारे लिए, कौन से एनिमल्स हैं जो हंटिंग के लिए अच्छे हैं, यानी कि उनसे हमें जो है ना वो फूड हासिल हो सकता है फूड के पर्पज के हिसाब से। तो इस तरह से साइंटिस्ट ने ये भी नोटिस किया कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके पास क्या है, उनके पास कुछ फीचर्स हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हर एक ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ मतलब वेरी करता है, उसको डिफरेंशिएट करता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके बुनियाद पर हम ऑर्गेनिजम्स को डिस्टिंग्विश ग्रुप्स बनाएंगे, डिफरेंट ग्रुप्स बनाएंगे और उनको ग्रुप्स में ऑर्गेनाइज्ड करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लें कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया था और फिर उनको डिफरेंट ग्रुप्स में रखा गया था कैरेक्टर के बुनियाद पे। किसके बुनियाद पे? कैरेक्टर के बुनियाद पे। अब सवाल ये पैदा होता है कि टैक्सोनॉमी कैरेक्टर कहते किसे हैं। तो अगर हम इसको सिंपल वे में डिफाइन करने की कोशिश करें तो कैरेक्टर क्या है? कोई भी चीज या कोई भी फीचर जो एक्सप्रेशन जाहिर करे, ठीक है, वो एक्सप्रेस हो सके। तो अब कैरेक्टर की अगर हम बात कर लें तो साइज है, शेप है, लेंथ है या हाइट है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, तो ये सब क्या है? ये सब एक कैरेक्टर है। अच्छा, उन कैरेक्टर की एक्सप्रेशंस कैसे होंगी? लेट्स सपोज अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले लें पीतल की लेंथ का। पीतल क्या होता है? पंखड़ी को कहते हैं, फूल होता है। तो फूल की एक सिंगल सिंगल जो होती है कोरोला, दरअसल में पीतल की कलेक्शन को कहते हैं। तो उसकी सिंगल सिंगल जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उन्हें कहते हैं पीटल्स। जैसे आप हम एग्जाम्पल ले लें रोज फ्लावर का, तो उसकी जो है ना सिंगल सिंगल पीटल्स है जो डार्क पिंकिश कलर की होती हैं। तो अगर हम देख लें कि पीतल की जो लेंथ है वो क्या हो गया? एक कैरेक्टर हो गया। लेकिन अगर हम देखें कि उस कैरेक्टर की जो है एक्सप्रेशन क्या है, मतलब कि उस पीतल का जैसे कि कलर ले लें तो कलर क्या है पीतल का, या फिर हम ले लें कि उस पीतल की जो है वो लेंथ क्या है, जैसे सेंटीमीटर लेंथ दी गई है पीतल की। तो पीतल की जो लेंथ है ये क्या कर रही है? ये जाहिर कर रही है पीतल की कैरेक्टर की एक्सप्रेशन। तो इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे है कोरोला का कलर। अब कलर का एग्जाम्पल ले लें तो हम स्किन का कलर भी ले सकते हैं, तो वो भी एक किस्म का कैरेक्टर है। अब जैसे कह लें किसी की स्किन का कलर फेयर है, किसी की स्किन का कलर जो है थोड़ा सा डल है या थोड़ा सा डार्क है, तो ये क्या है कि ये फेयर और डार्क कलर जो है ये क्या है? उस कैरेक्टर की एक्सप्रेशन है। इसी तरह से कोरोला
एक कलर है और इसका जो एक्सप्रेशन क्या होगा कलर का, दैट इज व्हाइट। कोरोला का कलर व्हाइट है, तो ये इसकी एक्सप्रेशन हो गई। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जो है ना वो क्लासीफाई किया गया है इस हिसाब से। तो नीड्स जो क्लासिफिकेशन थी वो कुछ इस तरह से थी और उससे पता चला कि इनके पास कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स के बुनियाद के ऊपर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया जाता है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किस बेसिस पे किया गया है, तो आ जाते हैं हम कुछ टर्म्स के ऊपर, दैट इज होमोलॉजी, कंपैरेटिव बायोकेमिस्ट्री, साइटोलॉजी या फिर जेनेटिक्स। तो सबसे पहले अगर हम होमोलॉगी की बात करें, अब होमोलॉगी क्या होती है कि होमो का मतलब है सेम एंड लॉगी जो है लोगोस वर्ड से डिराइव किया है, इट मींस स्टडी। दरअसल में क्या है कि ये हमारे पास कुछ टूल्स हैं जिसके बुनियाद पे ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया गया है। तो इनमें क्या है कि इनमें जो मेन जो फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उन फंडामेंटल सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स जो बुनियाद के ऊपर ऑर्गेनिजम्स को जो है वो पार्टिकुलर ग्रुप्स में क्लासीफाई किया गया है। जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम ले लें यहाँ पर, तो हमारे पास ये एग्जाम्पल है होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स की। होमोलॉगी दरअसल में स्टडी को कहा जाता है और होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है। तो हमारे पास यहाँ पर एग्जाम्पल है, 3 एग्जाम्पल है, ये तीनों कॉर्डेट्स हैं, मैन, कैट, वेल एंड बैट। तो अगर आपने नोटिस किया हो कि मैन है, कैट है या वेल है या बैट है, तो आपने नोटिस किया होगा कि जो मैन होता है वो क्या करता है, अपनी फोर लिम्स को यूज करता है फॉर ग्रिप्सिंग यानी किसी चीज को पकड़ने के लिए। और अगर आप कैट का देख लें तो कैट की जो फोर लिम्स होती हैं वो यूज करता है वॉकिंग के लिए। इस तरह से अगर हम वेल का एग्जाम्पल ले लें, वेल दरअसल में क्या है, एक मैमल है जो कि हमें पानी में मिलती है। तो ये क्या करती है, ये अपने जो फोर लिम्स है उनको यूज करती है फॉर दी स्विमिंग। ये क्या करती है, ये पानी में जो है ना स्विम करती है, तो उसके लिए क्या करती है, अपने जो वेल है उस वेल है अपनी जो है ना वो फ्लैपर को यूज कर रही है स्विमिंग पर्पस के लिए। पर अगर हम बैट का देख लें तो बैट भी मैमल ही है, लेकिन ये क्या करता है, ये हवा में फ्लाइट करता है यानी उड़ने के लिए अपनी जो है ना वो फोर लिम्ब को यूज कर रहा है। तो अब देखिए हमारा हम देखें तो इनका स्ट्रक्चर सबको हमको जो है ना वो क्या नजर आ रहा है, समहाउ सिमिलरिटीज नजर आ रही है हमें। अगर हम इसको इस स्ट्रक्चर में देखें तो आपको क्या नजर आ रहा है, देखें ये हड्डियों का जो पैटर्न है यानी जो स्ट्रक्चरल पैटर्न है। अब आप देखें फर्स्ट जो पर्पल कलर से शो कर रहा है, दैट इज द ह्यूमरस, दिस वन। ये क्या है, ये ह्यूमन का ह्यूमरस है। ये ह्यूमरस हमें कहाँ मिलेगा, कैट में भी मिलेगा। ये सबसे पहले जो हड्डी वेल में है ये भी ह्यूमरस है, बैट के अंदर है तो ये भी ह्यूमरस है। ऐसा साइज का थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन ये ह्यूमरस तीनों के अंदर मौजूद है। फिर हम आ जाते हैं सेकंड के ऊपर, तो यहाँ पर हमारे बाजू में क्या होती हैं, दो और भी हड्डियां होती हैं हमारे आर्म में। तो दैट इज रेडियस, ये जो रेडियस है, और ये वाली अल्ना। अल्ना जो होती है हमारे लिटिल फिंगर के साइड पे होती है और रेडियस जो होती है हमारे थंब रीजन पे थंब साइड पे होती है। फिर अगर हम बात कर लें कैट की, तो कैट के अंदर भी बेशक यही रेडियस यही अल्ना मौजूद है। अगर हम बात कर लें यहाँ पर वेल की, तो वेल के अंदर भी रेडियस और अल्ना मौजूद है। इसी तरह से बैट के अंदर भी रेडियस और अल्ना मौजूद है। फिर आ जाते हैं हम यहाँ पर रिस्ट पे, तो रिस्ट में हमारे क्या होती है, यहाँ पर कार्पल्सिस होती है, यहाँ पर छोटी छोटी बोन्स होती है ह्यूमन के अंदर, 8 बोन्स, दैट इज नोन से कार्पल्सिस। इन्हीं कार्पल्सिस का तादाद आपको कैट के अंदर भी मिल रहा है, इन्हीं कार्पल्सिस का तादाद आपको वेल के अंदर भी मिल रहा है, इन्हीं कार्पल्सिस का तादाद आपको बैट के अंदर भी नजर आ रहा है। फिर अगर आ जाए हमारे पास दूसरी जो है वो हड्डियां हैं जो हमारे हाथ का पाम बनाती हैं, तो ये क्या है, ये भी जो है ना वो 5 हड्डियां हैं जिसे हम कहते हैं मेटाकार्पल्सिस। ये मेटाकार्पल्सिस आपको कैट में, आपको वेल में भी और आपको बैट में नजर आएंगी। ये जो छोटी छोटी हड्डियां हैं जिन्हें हम कहते हैं फेलेंजिस, 14 नंबर होता है ह्यूमन बींग्स के अंदर, तो ये जो है मौजूद है। तो इनके अंदर भी नजर आ रही है ये फेलेंजिस आपको वेल के अंदर भी नजर आ रही है, ये फेलेंजिस आपको बैट के अंदर भी नजर। तो आप देख रहे हैं कि इनका जो इंटरनल स्ट्रक्चरल पैटर्न है वो तो सबका सेम ही है, ठीक है। तो इन चारों चीजों के अंदर जो हम देख रहे हैं कि इनके अंदर पैटर्न सेम है, स्ट्रक्चरल पैटर्न, तो इससे हमें क्या अंदाजा लग रहा है कि ये सारे स्ट्रक्चर्स क्या है, होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स है। लेकिन फंक्शन के लिहाज से देखा जाए तो ये फंक्शन के लिहाज से हर किसी का स्ट्रक्चर डिफरेंट पर्पज से यूज हो रहा है। जैसे मैंने ऑलरेडी पहले बताया कि मैन ग्रिप्सिंग के लिए यूज कर रहा है, कैट वॉकिंग के लिए, वेल जो है स्विमिंग के लिए, और बैट जो है आपका वो फॉर दी फ्लाइंग। तो आ जाए यहाँ पे हम, तो होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स जो है ना
इनके बुनियाद पे हमें एक चीज पता चलती है। वो कौन सी चीज है? ये पता चलता है कि ये ओरिजिनेटेड कहाँ से हुए हैं। इन्हीं सेम स्ट्रक्चर्स की बुनियाद पे हमें पता चल रहा है कि इनकी ओरिजिन पॉइंट क्या है, कि ये ओरिजिनेट कहाँ से हुए। इससे अंदाजा लग रहा है कि इनकी जो ओरिजिन है या ये ओरिजिनेट हुए एक कॉमन एंसेस्टर से। लेकिन जैसे कि ये सब जो है वो उनकी हैबिटेट डिफरेंट है, मैन की, कैट की, वेल की और बैट की। तो ये आगे जाके क्या हो गए? डाइवर्स हो गए, यानी फैल गए हैं। किसके बेसिस पे? हैबिटेट के बेसिस पे, और उनका फंक्शन भी डिफरेंट ही है। लेकिन जैसे कि ये सब जो है एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हुए हैं, तो इससे हमें पता चल रहा है कि इनकी जो कंट्रोलिंग जीन्स है वो सेम ही है। तो ये सिमिलर स्ट्रक्चर्स है, सिमिलर ओरिजिन है, पर क्या है? फंक्शनली डिफरेंट है। तो ऐसे फंक्शनल डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को हम होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स कहते हैं। अच्छा, ये एनिमल्स अगर हम देखें तो ये एनिमल्स तीनों चारों के चारों एनिमल्स कौन सी क्लास से बिलोंग करते हैं? वैसे तो ये किंगडम एनिमलिया से बिलोंग करते हैं, फाइलम कॉर्डेटा से। तो ये एनिमल्स जो है वो क्लास मैमेलिया से बिलोंग करते हैं। अगर हम होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम एनालॉगस स्ट्रक्चर्स को भी थोड़ा देख लेते हैं। वैसे आपने देखा होगा कि इंसेक्ट्स आपने देखे होंगे वो भी उड़ रहे हैं। इंसेक्ट्स जैसे आप बटरफ्लाई ले लें तो बटरफ्लाई भी उड़ रहा होता है। आपने बर्ड देखा होगा, बर्ड भी उड़ रहा है। आपने बैट का एग्जाम्पल देखा, ये भी उड़ रहा है। तो आप देखेंगे कि इनके पास भी विंग्स हैं, ये इनके पास फीदर्स हैं, इनके पास विंग्स हैं, मेम्ब्रेनस स्किन जिसे हम कहते हैं। तो ये तीनों के काम क्या है? तीनों के तीनों फ्लाइट कर रहे हैं, यानी तीनों का काम एक ही है कि ये तीनों उड़ रहे हैं, सही। लेकिन अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या इनके अंदर वो स्ट्रक्चर्स जो अभी हमने होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स की बात की थी, क्या ये सिमिलरिटीज रखती है इनके अंदर? तो अगर हम इंसेक्ट का कंपैरिजन कर लें बैट से या बर्ड से, तो हमें ये इंसेक्ट्स हैं, उन इंसेक्ट्स की विंग्स में हमें कोई भी हड्डी या हड्डी की जो स्ट्रक्चर जिसकी पैटर्न्स की हम बात कर रहे थे, ह्यूमरस, रेडियस, बोन्स वगैरह, तो ये वाली बोन्स वगैरह हमें नजर नहीं आएंगी। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम कौन से स्ट्रक्चर्स कहते हैं? एनालॉगस स्ट्रक्चर्स कहते हैं। और एनालॉगस स्ट्रक्चर की बात करें या इसकी स्टडी करें तो इसकी स्टडी को कहा जाता है एनालॉगी। यानी कि स्ट्रक्चर्स तो डिफरेंट है लेकिन इनका फंक्शन क्या है? फंक्शन सेम है। तो अब इसका मकसद ये हुआ कि इनकी ओरिजिन पॉइंट सेम नहीं है, ये डिफरेंट डिफरेंट एरियाज या डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट से ओरिजिनेटेड हुए हैं। लेकिन जैसे कि इनकी हैबिटेट सेम है, इनका फंक्शन सेम हो गया, इस वजह से ये ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एक जगह पे कन्वर्ज हो गए हैं, एक जगह पे एक पॉइंट पे मिल गए हैं। फिर यहाँ पर हमारे पास है कि लाजमी नहीं है कि हर दफा हमें होमोलॉगी ही मदद करे ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करने के लिए। आजकल हमारे पास सेलुलर स्ट्रक्चर्स भी हैं जिसके बुनियाद पर भी हम स्टडी कर सकते हैं, उनकी बुनियाद पर ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। स्पेशली अगर हम क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो ये भी एक किस्म की जो है ना वो क्लासिफिकेशन में हेल्प करता है। उसके अलावा हमारे पास फिजियोलॉजिकल होमोलॉगीज भी है, यानी फंक्शनल होमोलॉगीज की बुनियाद पे भी ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया जाता है। और इवन हमारे पास जो है वो कंपेरेटिव बायोकेमिस्ट्री भी है जिसकी बुनियाद पर भी हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री की मुराद क्या है कि ये वो ब्रांच है साइंस की जिसमें हम क्या करते हैं, हमें केमिकल प्रोसेसेस, केमिकल स्ट्रक्चर्स की स्टडी करते हैं जो रिलेट करती है किससे? लाइफ से। ठीक है, तो हम यहाँ पर केमिकल की कॉन्स्टिट्यूशन देखने की बात करें, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि सिर्फ होमोलॉगी जो होती है वो काफी नहीं होती है ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करने में। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए हम बायोकेमिस्ट्री की हेल्प से भी ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर पर्टिकुलरली जो हमें ऑर्गेनिजम्स क्लासीफाई किए गए जैसे कि बैक्टीरियाज वगैरह, यानी कि सेलुलर लेवल की स्टडी करें या उसकी केमिकल कंपोजिशन देखें, तो उस बुनियाद पे ऑर्गेनिजम्स को जो है वो क्लासीफाई किया हम लोग। द यूज ऑफ टेक्निक एज अ क्रेमेटोग्राफी, यानी कि ये वो मेथड है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं कि किसी भी सेल की हम जो है वो केमिकल से उनको सेपरेट करें इस मेथड से, और फिर उनको अलग अलग करके हर एक केमिकल को हम स्टडी करें, तो उसे कहते हैं क्रेमेटोग्राफी। अगर हम बात करें तो डीएनए एक केमिकल स्ट्रक्चर है, क्योंकि उसके अंदर हम देखेंगे हमारे पास पेंटोस शुगर होगी, उसके अंदर हमारे पास नाइट्रोजनस बेसिस हैं, उनके अंदर हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप है। तो ये सारे के अलावा इलेक्ट्रोफोरेसिस को यूज किया जाता है अमाइनो एसिड्स की कंपैरिजन के लिए, यानी ऑर्गेनिज्म में जो प्रोटीन है उनके अंदर अमाइनो एसिड की सीक्वेंस डिफरेंट पाई जाती है, तो इसके बुनियाद पे भी ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया जाता है और डीएनए के बेस पे भी क्लासीफाई किया जाता है।
तो इसके साथ-साथ सिर्फ ना कि हम जो है ना वो केमिकल की बेसिस पे ऑर्गेनिज़म्स को क्लासिफ़ाई कर सकते हैं, बल्कि हमें इससे ये भी पता चल सकता है कि उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या है, वो एक-दूसरे से कौन-सा ताल्लुक रखते हैं लिविंग ऑर्गेनिज़म्स। साथ ही साथ हमें जो है केमिकल की बेसिस पे इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस इसका पता चलता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप पता चलता है कि उनकी आपस में एसोसिएशंस क्या हैं। ये हमारे पास थर्ड जो टाइप है वो है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी भी एक टूल है जिसके थ्रू भी हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो साइटोलॉजी सबसे पहले कहते हैं किसे? साइटो वर्ड जो है इसका मतलब क्या है? ये साइटो टर्म जो है ना ये किसको रेफर कर रहा है? दैट इज रिफर टू दी सेल एंड लॉजी जो है वो स्टडी को रेफर कर रहा है। जैसे कि अगर हम बात करें साइटोलॉजी की बुनियाद पे ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के लिए तो हम ये स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल का कॉन्सेप्ट आया, ठीक है, कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बीच में कोई फर्क है। तो ये फर्क कैसे पता चला? असल में जो साइटोलॉजी है ये एक टूल जो है इसको यूज किया गया ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंशिएट करने में, यानी उनको क्लासिफाई करने में। तो अगर हम कंपेरिजन के लिए यहाँ पे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का डिफरेंस जानना चाहें तो कैसे देख सकते हैं? सुना भी होगा कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच में डिफरेंस क्या होता है। हम कहते हैं कि यूकैरियोटिक्स वो हैं जिनके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस पाया जाए, यानी डिफाइंड न्यूक्लियस मौजूद हो, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन क्या ये वाली स्ट्रक्चर आपको इसमें नजर आ रही है प्रोकैरियोटिक सेल्स में? नहीं। इनका न्यूक्लियोइड मौजूद है साइटोप्लाज्म के अंदर, सेंटर के अंदर, बस के इर्द गिर्द कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। तो हम कहते हैं कि प्रोकैरियोटिक्स वो होते हैं जिनके अंदर डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। तो ये हम क्या कर रहे हैं? ये हम इसकी सेलुलर लेवल की स्टडी कर रहे हैं, यानी कि सेल लेवल पे स्टडी कर रहे हैं, जिससे हमें पता चल रहा है कि इस ऑर्गेनिज्म में और इस ऑर्गेनिज्म के सेल में डिफरेंस है। तो इस सेलुलर स्ट्रक्चर की स्टडी के ऊपर भी हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हैं। फिर आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर इसके अंदर न्यूक्लियोलस भी है, लेकिन यहाँ पर न्यूक्लियस ही नहीं है तो न्यूक्लियोलस भी मौजूद नहीं है। उसके बाद आप देखेंगे तो ये आपको नजर आ रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आपको यहाँ पे नजर आ रहा है माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पर आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या माइटोकॉन्ड्रिया नजर नहीं आ रहा, बिकॉज जो ऑर्गेनेलीज है ये क्या है, मेम्ब्रेन बाउंडेड है, लेकिन ये आपको इसमें नहीं मिल रहे हैं। फिर अगेन हम बात कर लें यहाँ पर कैप्सूल की, तो ये कैप्सूल जो है वो बैक्टीरियल सेल के या प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर इर्द गिर्द पाया जा रहा है, लेकिन ये कैप्सूल आपको यूकैरियोटिक सेल के इर्द गिर्द नहीं मिल रहा है। तो ये है साइटोलॉजी के, जिसके बुनियाद पर भी हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हैं, जिससे हमें ये भी पता चला कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो डिस्टिंग्विश रखते हैं कि एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म से एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म से। तो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स के बुनियाद पर भी हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर रहे हैं। उसके अलावा ये जो है हमें पता चलता है कि ये स्पीशीज टू स्पीशीज इनके बीच में डिफरेंस भी है, उनकी जेनेरिक जो है वो भी जेनेरास भी डिफरेंट है और वो डिफरेंट स्पीशीज से बिलोंग कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास एक एग्जाम्पल है नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अब देखिए क्रोमोसोम्स कहाँ पाए जा रहे हैं? क्रोमोसोम्स पाए जा रहे हैं सेल के अंदर, यानी न्यूक्लियस के अंदर। तो क्रोमोसोम का जो नंबर है वो भी स्पीशीज टू स्पीशीज वेरी करता है। तो ये भी सेलुलर लेवल के ही ऊपर स्टडी की जा रही है। तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल है लॉक्टस एंड ग्रॉसहॉपर का। लॉक्टस एंड ग्रॉसहॉपर देखने में तो वैसे हमें दोनों एक जैसे ही लगते हैं, इनके अंदर कोई खास डिफरेंस हमें नजर नहीं आ रहा होता है। लेकिन अगर हम इसके क्रोमोसोम की नंबर का देखेंगे तो क्रोमोसोम नंबर में डिफरेंस होगा। तो इसके बुनियाद पर भी देखें इतने सिमिलर ऑर्गेनिजम्स, यानी कि हम कहेंगे ये होमोलॉगी रख रहे हैं, लेकिन अगेन अगर हम इसके केमिकल कंपोजिशन के ऊपर चले जाएं यानी कि साइटोलॉजी के ऊपर चले जाएं तो हमें डिफरेंसेस नजर आएंगे, जिसकी बुनियाद पर भी हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हैं, स्टडी करते हैं इंसेक्ट्स की। उन्हें कहा जाता है एंटोमोलॉजिस्ट, जिन्होंने लॉक्टस एंड ग्रॉसहॉपर के बीच का डिफरेंस बताया। उसके बाद कुछ हमारे पास सीड और पॉलन ग्रेन्स के सरफेस के ऊपर जो सीड कोट होती है या पॉलन ग्रेन्स के इर्द गिर्द जो कोट होती है, ये भी एक हेल्प करता है हमें ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करने के लिए। ठीक है, तो ये एक टेक्निक है जिसके थ्रू भी हम डिफरेंट स्पीशीज और सब स्पीशीज में ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हैं कि अगर वो आइडेंटिकल है या नहीं है। फिर हमारे पास लास्ट टूल जो है वो है जेनेटिक्स। अब ये जो टूल है, यानी कि जितनी में हमने बायोकेमिस्ट्री की बात की, साइटोलॉजी की बात की, साइटोलॉजिकल कैरेक्टर देखे, होमोलॉगी देखी, वो सब टूल्स अगर फेल हो जाते हैं तो हमारे पास जो जेनेटिक्स है ये एक ऐसा एक्यूरेट टूल है जिससे हम ऑर्गेनिजम्स को जो क्लासीफाई कर रहे हैं वो हमारे है, ये जो हमारे पास स्पीशीज हैं उनको इजीली हम जो है वो डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। जैसे कि हमने डीएनए की बात की, डीएनए केमिकल बेस्ड है, लेकिन उनके अंदर जो जेनेटिकल कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस तरह का है। जैसे कि हम जीन की बात कर लें, जीन जो होता है वो पैसिव यूनिट होता है इनहेरिटेंस का, सही है। तो ये वो मैन टूल है जिसमें ऑर्गेनिजम्स को जेनेटिक्स के बुनियाद पे, यानी उनकी जेनेटिक मेकअप के बुनियाद पे ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया जाता है। जैसे कि अगर हम वायरस
का एग्जाम्पल ले लें, तो वायरस जो हैं उनको क्लासिफाई किया गया है, जो हम आगे जाके इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हमें कुछ वायरसेस डीएनए वाले मिलेंगे, कुछ आरएनए वाले मिलेंगे। यानी कि क्या हो रहा है कि डीएनए और आरएनए के बुनियाद पर भी उन्हीं वायरसेस को क्लासिफाई किया गया है। सो दिस इज ऑल अबाउट द basis of the classification.